नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस मॉड्यूल में हम इंग्लिश मीडियम को देखने वाले हैं, जो कि आपका मॉड्यूल नंबर 13 होने वाला है। यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए मॉड्यूल्स आपके सामने लाए जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री पिक्स, वॉइस लेक्चर्स, क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह यहाँ पर मिलते रहेंगे। और देखिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि जो ये मॉड्यूल्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्पेसिफिकली बीईओ प्री के लिए, यूपीपीएससी के लिए, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ 25 क्वेश्चंस जो है पेड क्विज में आपको डेली करवाए जा रहे हैं। उनको ज़रूर से फॉलो करिए और पेड क्विज के जो ये 25 क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़ने से या किताबों को रट लेने से, टॉपिक्स को समझ लेने से प्रश्न हल तब तक नहीं होंगे जब तक आपको प्रश्नों की प्रकृति नहीं पता होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन मॉड्यूल्स के बाद इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़ने से कुछ संभव नहीं होगा जब तक आप उन प्रश्नों को नहीं देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, जैसे हम बाकी के मॉड्यूल्स में क्या करते हैं कि 3-3 सब्जेक्ट्स लाते हैं, उसमें 3-3 सेगमेंट्स होते हैं, हमारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो अभी तक आपने अगर बाकी के जो पिछले मॉड्यूल्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उनको जाकर देख लीजिए, चाहे वो जिस भाषा में आप देखना चाहते हैं, ताकि एक रिदम बना रहे आपका। और जो पिछली बार हमने टॉपिक्स पढ़ाए होंगे तो डेफिनेटली उसको भी हमने इन जो आज पढ़ाएंगे उसके पुराने टॉपिक्स को उसमें कवर किया होगा, तो एक लेआउट चलता रहेगा। ठीक है, तो सारे मॉड्यूल्स को देखते रहिए, क्योंकि हर मॉड्यूल्स में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा और एक दूसरे से मॉड्यूल्स कनेक्टेड हैं पूरी तरह से। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए, ये मॉड्यूल देखने से पहले पुराने मॉड्यूल्स को देख लीजिए। आइए, आज इस मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 13 में हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन को देखने वाले हैं, जिसमें हम कमेटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखेंगे कि संविधान सभा ने जो है संविधान के निर्माण के लिए उनसे संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया था, जिसमें से आप देखेंगे 8 जो मेजर कमेटीज़ हैं और उसके बाद आप देखेंगे माइनर कमेटीज़ हैं बाकी की, जो 8 बड़ी समितियां हैं और बाकी की छोटी समितियां। और इन समितियों के कुछ अध्यक्ष के नाम कुछ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहले हम यहाँ पर मेजर कमेटीज़ पढ़ेंगे। जो बड़ी समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे संघ शक्ति समिति हैं, वो जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके सरदार पटेल अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी को भी हम डिटेल में नीचे समझेंगे। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के संबंधी जो परामर्श आपकी कह सकते हैं, यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी है और जिसमें आप देखते हैं कि अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, वहीं देखेंगे कि इस समिति के अंतर्गत यानी कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार, जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल हैं, उस समिति के अंतर्गत निम्न 5 आप देखेंगे उप समितियाँ भी जो हैं इसमें लाई गई हैं। 5 सब कमेटीज़ हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन है? JV कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति यानी कि माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज इन असम एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के अध्यक्ष कौन है? गोपीनाथ यहाँ पर वारदोले ही हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि छोड़े गए और आंशिक रूप से जो छोड़े गए क्षेत्र हैं उसमें असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा जो उप समितियाँ हैं ये, उसके अध्यक्ष कौन है? AV ठक्कर है। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति बनाई गई हैं यहाँ पर। इसके प्रक्रिया नियम समिति, अगर यहाँ पर रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर्स कमेटी की बात कीजिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष है। स्टेट कमेटी, दैट मीन्स यहाँ पर राज्यों के लिए जो समितियाँ बनाई गई हैं, राज्यों से समझौता करने वाली समितियाँ बनाई गई, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। स्ट्रीटिंग कमेटी की बात कीजिए, संचालन कमेटी तो देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है?
देखिए इसके बाद यहाँ पर माइनर कमेटीज़ दिए गए, यानी कि छोटी समितियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे छोटी समितियों में जैसे वित्त और कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। इसके बाद सदन समिति के डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया हैं। कार्य संचालन समिति की अगर बात की जाए, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, तो DK मुंशी हैं, ठीक है। राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति है आपका एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष रहे हैं। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली GV मावलंकर उसके अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति अभी हमने देख लिया है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति जो बनाई गई है MS वरदाचारी जो है वो इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसके एक्सपर्ट कमिटीज़ एंड फाइनेंशियल प्रोविजंस की बात करी जाए अगर आपकी, तो वित्तीय प्रावधानों से संबंधित जो समिति है वो नलिनी रंजन सरकार इसके अध्यक्ष रहे हैं। और जो कि आप देखें भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो SK डर रहे हैं। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेषता समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर इसको आपको सीधे सीधे याद करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट ये कमेटीज़ के अध्यक्ष पूछे जाते रहे हैं कि कौन सी कमेटी बड़ी है छोटी, इसको मेंशन करके हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। प्रेस दीर्घा समिति, अगर प्रेस गैलरी कमेटी की बात उषा नाथ सिंह है। एडॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप के अध्यक्ष कौन है, सर देखेंगे कि S वरदाचारी है, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे उस वक्त, ठीक है, नॉट एन असेंबली मेंबर। अब देखिए मैंने कहा था कि प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है, कि BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक गठित ये प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में इसको शामिल किया गया था। और इसका गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा के प्रारूप निर्धारित करना था, ठीक है। इस संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का जो निर्वाचन था वो बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि विभाजन के कारण वह क्षेत्र जो है, बंगाल प्रांत का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का फिर से निर्वाचन हुआ और वो निर्वाचन कहाँ से हुआ, बम्बई से हुआ, तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर वही सब चीज़ें बताने की कोशिश की है कि प्रारूप समिति में 7 सदस्यों को जोड़ा गया था। इसमें सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति और इसका गठन मैंने बताया 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्यों को जोड़ा गया था जिनके नाम कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन थे और N गोपाल स्वामी अयंगर वो देखिए यहाँ पर सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव, इन्होंने क्या था कि BL मित्र की जगह ली थी क्योंकि उनके स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। TT कृष्णाचारी देखेंगे कि 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद इन्होंने ही यहाँ पर कार्यभार संभाला था। क्लियर है। अब यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट्स दिए गए, तो वन लाइनर फैक्ट्स जब मैं बताती हूँ तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि हर लाइन में आपको एक प्रश्न छुपा हुआ है आपके लिए, चाहे वो PT हो चाहे वो मेंस हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे साथ साथ हर लाइन को समझें और पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम आप सीधी सीधी लाइन पढ़ती हैं। मैं सीधी सीधी लाइन पढ़ती हूँ तब जब वहाँ पर एक्चुअल फैक्ट दिया गया हो और उसको समझाने की भी कोशिश करती हूँ। तो ये कंप्लेंट करने से बेहतर है हम खुद में सुधार लाएँ और देखें कि एक्चुअल में वहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके का स्टूडेंट देख रहा है जिसको लाइन टू लाइन चीज़ों को देखना है, समझना है, ठीक है, पढ़ना है। आपके पास हो सकता है वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों जिसके कारण आप ये सारी चीज़ों को और जगह सोर्सेज से देख लो, लेकिन किसी दूसरे पर्सन के पास सिर्फ यही रिसोर्सेज हों। तो हर व्यक्ति को मद्देनज़र में रखते हुए ही हम कोई टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा टारगेट है सभी को समान रूप से जो है वो समझ आए चीज़ें और एक एक लाइन पढ़ते हुए आपको समझाते हुए चलूँ जहाँ पर समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्या आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स यहाँ पर जो है उसमें कहते हैं कि भारत का जो संविधान है उसने अपने अधिकार जो है विश्व के कई देशों से संविधान से लिए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो उधार का थैला भी इसको संज्ञा दी गई है कुछ विशेषज्ञों कुछ राजनीतिकों के द्वारा, और कहते हैं कि जो इसी के साथ साथ भारत के जो संविधान में कुछ अन्य देशों से जो उधार चीज़ें ली गई हैं। वहीं आप देखेंगे जो आपका इंडियन एक्ट है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो आपका है भारत शासन अधिनियम 1935, इससे भी कई हद तक बहुत सारी चीज़ें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं। तो यहाँ पर भी जो प्रोविजंस दिए गए वो आपके डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आपके प्रेमल में देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं। इसको अभी हम नीचे समझेंगे जब ये धीरे धीरे नीचे टॉपिक्स आएंगे। उससे पहले हमें क्या समझना है, जैसे गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया ये 1935 दिया गया, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। ये आपका कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा, तो इसको समझ लीजिए। अगर आपने पिछले मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए टारगेट करके मैं यहाँ पर जो आपका भारत शासन अधिनियम है 1935 को यहाँ पर थोड़ी सी उसकी झलक मैं आपको देना चाहूँगी। देखिए जो आपका 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें क्या था कि 1935
1930 से 32 के बीच में क्या हुआ कि लंदन में 3 राउंड टेबल जो गोलमेज सम्मेलन जिसको हम कहते हैं वो संपन्न हुए थे। इसमें क्या हुआ था कि संवैधानिक सुधारों से संबंधित उसमें कुछ अधिनियमों का निर्माण किया गया था और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी वो समझ लीजिए कि भारत में सबसे पहले संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई और संघ की 2 इकाइयाँ थीं, ब्रिटिश प्रांतीय भारतीय प्रांत और देशी रियासतें। क्लियर है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना यानी कि केंद्र और राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और 3 सूचियों के अंतर्गत जिसमें संघ सूची, प्रांत सूची और संवर्ती सूची के इसमें विभाजन की बात इसमें की गई। ठीक है। संघ सूची में कितने विषय होंगे और राज्य सूची और संवर्ती सूची के यहाँ पर विषयों को विभाजित किया गया और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो गवर्नर जनरल में निहित थी। ठीक है। अब ये अलग अलग सूची में कौन कौन से विषय थे इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ समझना है कि प्रांतों में द्वैध शासन को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। ये सब 1935 के एक्ट के अंतर की बात चल रही है। इसके तहत क्या हुआ, 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। इसलिए संघीय न्यायालय की स्थापना जो आप फैक्ट देखते हैं वो जो उसका वर्चस्व देखते हैं वो अपने संविधान में वो यहीं से कहीं ना कहीं लिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और विवादों के निपटारे के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रिवी काउंसिल था। ठीक है। यहीं पर क्या हुआ कि वर्मा जो वर्तमान में जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं ना, वर्मा को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई जिसमें 6 प्रांत कौन कौन से थे, असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत था उस वक्त। इसके अंतर्गत क्या किया गया, मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। ध्यान दीजिएगा। इस एक्ट ने क्या किया कि दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था भी कर दी। मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जो जनसंख्या है उसको मत का अधिकार यहाँ पर प्राप्त हुआ और इससे न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई बल्कि प्रांतीय लोक सेवा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई थी। और जो आपका 1935 का जो एक्ट है ना, भारत शासन अधिनियम, जुलाई 1936 से लागू हुआ और इसके प्रोविजंस के बेसिस पर 1937 में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत, असम, पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। तो यहाँ पर आपको ये देखिए डिटेल में बताने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही था। आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि बहुत से लोगों ने पिछले मॉड्यूल्स नहीं देखे, इस कारण से मुझे यहाँ पर डिटेल में बताना पड़ा। अब यहाँ पर डिटेल में जब आपने जाना भाई इसमें क्या क्या चीज़ें जो प्रोविजंस किए गए थे ताकि वो हमारे संविधान में जब भविष्य में देखिए तो उसको जब हम नीचे पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे अच्छा ये चीज़ें इसमें थी, अच्छा वो चीज़ें इसमें थी, अच्छा क्या क्या वहाँ से लिया गया अन्य देशों के अलावा भी। जैसे कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ये घोषणा की थी कि भारत के संविधान का जो निर्माण है वो विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। काफ़ी रिसर्च, उसमें रिसर्च किया गया अपने भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इंडिया के सिचुएशंस को देखकर, इनकी यहाँ की व्यवस्था को देखकर फिर उससे अलग अलग देशों से कुछ चीज़ें अडॉप्ट की थी उनके संविधान से और अपनी परिस्थितियों के अनुकूल, ठीक है, अपने जोग्राफिकल भू राजनीतिक हम कह सकते हैं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल वहाँ से कुछ चीज़ें अपने संविधान में हमने अडॉप्ट की हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि जो संविधान का, अपने भारत के संविधान का जो ढांचा है ना, उसका आधा से ज़्यादा भाग आप देखते हैं जो ढांचागत हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ये आप पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। संविधान का जो दार्शनिक भाग है जिसमें आप देखेंगे भारत का जो फिलोसफिकल पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSPs हो गया, ये सब क्या आपके किससे इंस्पायर हैं, ये अमेरिका और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। अब यहाँ पर देखिए जैसे अमेरिका और आपको पता चला आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, आगे बढ़ते जाएंगे उसको और डिटेल में समझते जाएंगे, घबराना नहीं है। पॉलिटिकल पार्ट अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन का कहूँ, जैसे कैबिनेट सरकार का सिद्धांत हो गया, कार्यपालिका हो गया यानी कि कैबिनेट गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, उनके रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में कार्यपालिका और विधायिका के संबंध हो गए। ये जो अधिकांश भाग है, ये जो अधिकांश हिस्सा है राजनीतिक भाग का, वो हमारे भारतीय संविधान में किससे लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, स्पष्ट है। कह रहे द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, दैट मीन्स जो अभी रशिया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन।
अब देखिए यहाँ पर इस सारी लाइन को मैं हाईलाइट करती हूँ, क्यों, इसको समझाती हूँ कि किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, जब मैं ये समझाऊँ तो आपको यहाँ पर नोट डाउन करते रहना है, यदि आपको नहीं पता है तो। जैसे कि समझिएगा ज़रा कि किस देश से क्या क्या लिया गया है। आइए थोड़ी सी झलक देखते हैं इसकी। जैसे ब्रिटेन की बात कर लें अगर हम, ठीक है, तो ब्रिटेन से देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप हो गया, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन रूप से संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति हो गया, परमाधिकार लेख हो गया, मंत्रिमंडल प्रणाली हो गया। ये सब आपका किससे, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। अब जो मैं बता रही हूँ वो यूएसए के बारे में बता रही हूँ, या अमेरिका के बारे में बता रही हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद आपसे यूएसए से लिया गया है। क्लियर हो गया है। अब कनाडा की बात की जाए तो आप देखेंगे कि कनाडा से आपका एक केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप लिया गया और कुछ अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास दी गई हैं, और शक्ति का विभाजन जो है, पावर का जो डिवीजन है संघ और राज्य के बीच में, वो भी आपका कनाडा से ही प्रोविजन दिया गया है हमारे संविधान में। राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। इसके बाद आयरलैंड की अगर बात की जाए, जो इरिश की बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा था ना कि आपके इरिश जो यहाँ पर देखिए लिखा है, ऊपर हो गया है वो, ठीक है। आयरलैंड से अगर मैं बात करूँ तो आपके आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से आपके क्या लिया गया है, इसमें भारत के जो नीति निदेशक तत्व हैं यानी कि डीपीएसपीज और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और सोशल सर्विस आदि के क्षेत्र से जो लोग, जो पॉपुलर पर्सनालिटी, जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, उनका मनोनयन होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी जो प्रोसेस है वो भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका से आपका संविधान के संशोधन, जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है ना, वो आपके साउथ अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन पद्धति भी आपके साउथ अफ्रीका से लिया गया। फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस से आपके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपके कहाँ से, फ्रांस से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो उस संविधान से क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक का प्रोविजन भी वहीं से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, जो रशिया आप जिसको जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श वहाँ से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि जो राज्यों का संघ है ना, उसकी जो संकल्पना है उसको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। किससे, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया। स्पष्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं। कहते हैं कि ये सब चीज़ें देख लिया हमने, कहाँ से क्या क्या लिया, क्योंकि भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का जो स्रोत है वो 1935 से आपका लिया गया है। इसमें देखिए 1935 से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, आइए इसको ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या क्या, जैसे फेडरल सिस्टम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी मोस्टली, पब्लिक सर्विस कमीशन, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर टेकन फ्रॉम दिस, किससे, 1935 से लिया गया। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर इडेंटिकल और वियर अ क्लोज रिजेंबलेंस टू द एक्ट ऑफ 1935। 1935 के जो एक्ट है उससे कई सारे प्रोविजंस हमारे संविधान में वर्तमान में जुड़े हुए हैं, यही यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर जो भूमि सुधार अधिनियमों में आपने यहाँ पर सुना होगा कि जैसे संविधान में क्या हुआ था कि आधे से अधिक जो प्रोविज़न है या तो वो 1935 के एक्ट के समान है या फिर उससे कुछ मिलते जुलते हैं, ठीक है। जो लैंड रिफॉर्म की बात की गई, स्टेट लैंड रिफॉर्म जो एक्ट है, उनको संवैधानिक सुरक्षा, उनको संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशन रूप से उनको प्रोटेक्शन, संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची में जोड़कर इसके तहत सम्मिलित किया गया। देखिए क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ, इसके बाद क्या होने लगा कि भाई देखिए यहाँ पर भाई अब लैंड को लेके काफ़ी विवाद होने लगे, तो इससे क्या हुआ कि क्या किया गया कि जितने भी इस तरह के कानून हुआ करते थे जिन पर विवाद होता था उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था। घबराना नहीं है, 9वीं सूची को भी और अच्छे से बता दूंगी। 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और कहा गया कि इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ
जैसे जैसे समय बदला कहा गया जितने कानून हैं इसमें डाले जाएंगे, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब बात आती है कि भाई जब 1947 माफ़ी चाहती हूँ, जब इसमें 1975 के बाद क्या हुआ कि कहा गया 1975 के बाद जितने भी कानून इसमें डाले जाएंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और यहाँ पर हमारे देश में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, रिविज़न होता रहेगा आपका। तो देखिए इसीलिए 9वीं अनुसूची में आपको क्या कहा गया था कि भू सुधारों यानी कि लैंड रिफॉर्म और जमींदारी प्रणाली, जो बात करें जमींदारी एवोल्यूशन की जो बात की जा रही है, उसके उन्मूलन और मामलों से संबंधित राज्य विधानमंडलों और संसद के एक्ट और विनियमों के द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, यानी कि जुडिशियल रिव्यू ना हो सके उससे बचाने के लिए उस अनुसूची को पहले संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उन पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्लियर है? देखिए जैसे मैंने आपसे पूछा था कितनी अनुसूचियाँ आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। 12 अनुसूचियाँ हैं। सब अनुसूची में कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं, कई चीज़ें उसमें मेंशन किए गए, उनके सब्जेक्ट्स को उनको हम बाद में और मॉड्यूल्स में डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ हमें और चीज़ें समझनी है। जैसे अब देखिए कहते हैं राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची, ये आपने नाम बखूबी सुना है, नहीं सुना है तो यहाँ पर सुन लीजिए। क्या कहते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ आपका जो है, भारतीय दंड संहिता में शामिल जो आपके आपराधिक कानून हैं उसमें संवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि पुलिस हो गया, राज्य सूची विदेशी मामलों का विषय आता है। ठीक है, पुलिस वगैरह राज्य सूची जो है विदेशी मामलों का जो विषय है, रेडियो टेलीविज़न वगैरह ये सब संघ सूची के विषय हैं। यहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं आपको। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, डाकघर बचत, जो डाकघर बचत हो गया, वो बैंक वगैरह सब क्या है, संघ सूची के विषय आपके आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? आपके यूनियन लिस्ट में आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। वहीं आप देखेंगे हेल्थ हो गया, जिसमें पब्लिक हेल्थ हो गया, ये राज्य सूची का विषय है। वन जो है आपका, जो फॉरेस्ट है, ध्यान रखिएगा वो आपका कंकरेंट लिस्ट है, या कॉन्करेंट लिस्ट है, दैट मीन्स संवर्ती सूची है, ये आपका संवर्ती सूची का विषय है वन आपका। ठीक है, और ये जो वन है पहले आप देखेंगे राज्य सूची में था, इसको 42 अमेंडमेंट 1976 के बाद क्या हुआ था, इसको वन को जो आपका वन जो विषय है ना वो संवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 42 अमेंडमेंट की जो बात की जा रही है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। देखिए आपके 42 अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई थी कि एक्चुअली ये संशोधन जो था मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को मूर्त रूप देने के लिए लाया गया था। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से क्या हुआ था कि संविधान में व्यापक बदलाव किए गए थे, कुछ चेंजेस काफ़ी किए गए थे। तो ऐसे कुछ बदलाव जो है जिन्हें हमें पढ़ने हैं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर फिर सिर्फ मेन चीज़ हमें जो समझनी है वो क्या है कि जैसे जो राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया था, और इसमें जैसे वन की बात करें कि इसको संवर्ती सूची में डाल दिया गया था, और इसमें जैसे कि 7वीं अनुसूची में भी परिवर्तन कर राज्य सूची में कुछ नई प्रविष्टियाँ शामिल की गई थी। जैसे वो आगे पढ़ेंगे हम इसको, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो देखिए इसमें और क्या क्या था कि जैसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो भी 42 अमेंडमेंट के द्वारा। भाग 4 में कुछ नए आर्टिकल जोड़े गए, वो भी आपके 42 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 74(1) में संशोधन किया गया, वो भी आपके 42 अमेंडमेंट के द्वारा। इसके बाद आप देखेंगे 7वीं अनुसूची में जो अमेंडमेंट किए गए, राज्य सूची में कुछ नई प्रविष्टियाँ लाई गई, वो भी आपके 42 अमेंडमेंट के द्वारा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है हर अनुसूची और 42 अमेंडमेंट अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम इसको और डिटेल में आगे समझेंगे, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अब देखिए जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, ये सब सब्जेक्ट किसके हैं? कॉन्करेंट लिस्ट के, संवर्ती सूची के हैं। ठीक है, ये भी 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा आपके जो है इसमें डाले गए थे, संवर्ती सूची किसमें? संवर्ती सूची में डाले गए थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक जो आपका हेल्थ हो गया, स्वच्छता हो गया, खजाना यात्रा होगा, और प्रति व्यक्ति कर जो हो गया वो राज्य सूची के विषय आपके जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। देयर आर 52 सब्जेक्ट्स डिफाइंड इन लिस्टेड अंडर लिस्ट 3। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 जो है वो आपका इस प्रकार से राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर यही चीज़ कही गई है। तो अब 7वीं अनुसूची को जब आप समझेंगे तो आप इस सब चीज़ों को बहुत डिटेल में अच्छे से समझ जाएंगे। आपकी जो 7वीं अनुसूची है ना वो एक्चुअल में कहती है कि
संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। वर्तमान की बात कर रही हूँ। इसके संदर्भ में राज्य और केंद्र के जो बीच में जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत और 246 आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर 3 जो विषय थे, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची को यहाँ पर विभाजित किया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। यहाँ पर वही सब चीज़ें दी गई हैं। और 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा क्या हुआ कि शिक्षा एक संवर्ती सूची का विषय बन गया, जो केंद्र सरकार को शिक्षा के विषय पर कानून बनाने में सक्षम बनाता है। यही चीज़ मैंने बोली थी कि 7वीं अनुसूची जब हम देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे इनडायरेक्टली जो 42 अमेंडमेंट हुआ था ना, उसमें क्या हुआ कि 42 अमेंडमेंट के द्वारा 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में कुछ नई प्रविष्टियाँ शामिल की गई, जिसमें जैसे शिक्षा हो गया, नापतौल हो गया, वन हो गया आदि को संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया राज्य सूची से। ठीक है, यही हमने अभी पढ़ा था, अभी समझा था 42 अमेंडमेंट में। आप कह रहे हैं कि नीचे देखिए भाग 4 जो है आपका पार्ट 4 की जो ये बात कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल 45 DPSPs की जो बात कर रहे हैं, 45 में बच्चों के लिए, आर्टिकल 45 में बच्चों के लिए मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन से संबंधित दिया गया है। और अनुच्छेद 243(4) में पंचायतों और ग्रामीण प्राधिकरणों को, ग्रामीण जो आपके ग्रामीण अथॉरिटीज़ हैं उनको शिक्षा के लिए कुछ प्रोविज़न करने का राइट्स दिया गया। तो 5वीं, 6ठी और 7वीं अनुसूची में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित है। तो अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि यहाँ पर हम 5th, 7th और यहाँ पर 5वीं, 5th, 6th और 7th यहाँ पर शेड्यूल देख लीजिए। जैसे 5th शेड्यूल में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कुछ उपबंध दिए गए, वहाँ पर उनको शिक्षा का भी जो है अधिकार दिया गया है। क्लियर है। 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जनजातीय क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें भी शिक्षा का और प्रशासन के बारे में कुछ उपबंध दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची जैसे अभी हमने देखा है, 5वीं, 6ठी और 7वीं की जो ये बात कर रहा है ना, तो 7वीं अनुसूची में इनडायरेक्टली बताया गया है भाई कि वही मैंने भी बताया था, जिसमें तीनों जो विषय हैं, सूची जो है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कैसे शिक्षा के जो विषय हैं उसे राज्य से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया है। तो शिक्षा का अधिकार उसमें संवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया है। क्लियर है। अब दल बदल जो विरोधी कानून है वो 10वीं अनुसूची का विषय है। आपका 10th शेड्यूल आपका क्या कहता है? 10th शेड्यूल में है कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की जो निरर्हताएं के बारे में उपबंध दिए गए हैं। और इस 10th शेड्यूल को 52 अमेंडमेंट के द्वारा यानी कि 1985 में इसको जोड़ा गया था और इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। क्लियर है। तो 10th शेड्यूल में आपका दल बदल की बात की गई, दल बदल विरोधी कानून की। ठीक है। इसके बाद देखिए शिक्षा, बिजली, वन, ये सब क्या है आपके संवर्ती सूची के विषय हैं, जिसमें रेलवे, पुलिस क्या है राज्य सूची का विषय। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट, ये आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है। वाइल रेलवे पुलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है। रेलवे जो है, ध्यान दीजिएगा, रेलवे जो है वो यूनियन लिस्ट का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का विषय है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसको रट लेना है। एंट्री 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट इन 7 शेड्यूल प्रोविजन फॉर लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज। यहाँ देखेंगे जो आप कहते हैं कि 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की जो प्रविष्ट 5 में स्थानीय सरकार, पंचायती राज के प्रोविजन दिए गए हैं। दंड प्रक्रिया भी आप देखेंगे 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची का विषय रखा गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों में बांटा गया विषय है, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। ठीक है। तो उसमें संवर्ती सूची का जो विषय है उसमें लोक व्यवस्था, कारागार और पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है। वही सब चीज़ें ऊपर नीचे घुमा फिरा के दी गई हैं। देखिए जैसे आपका क्या हो गया, याद है, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, ये सब सब्जेक्ट किस में आते हैं? लिस्ट 3 यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आपके आते हैं। ठीक है। एंट्री नंबर 5 रिलेटेड शेड्यूल 7 में आता है आपका। ठीक है। तो ये तीनों लिस्ट की जब बात की जाए, स्टेट लिस्ट, ठीक है, इसका सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची की, तो सीधे याद रखना है 7th शेड्यूल में ही आपके आते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 246, आपका आर्टिकल 246 क्या कहता है कि भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के जो बीच करादान यानी कि टैक्सेस के साथ विधायी शक्तियों को वितरित करता है। और अनुसूची 7 इन विषयों को तीनों सूचियों के उपयोग के साथ सूचीबद्ध करती है। सूची 1, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इस प्रकार यूनियन और स्टेट के द्वारा जो टैक्स है और जो शुल्क लगाने का जो अधिकार है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रदान किया गया, क्योंकि उसी में तीनों सूचियाँ दी गई और उसी के अंतर्गत सारे विषय शामिल किए गए हैं। क्लियर है। स्पेशल प्रोविजन आर लेड डाउन बाय द 5th and 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स।
अभी मैंने बताया था 5वीं में देखेंगे अनुसूचित जाति यानी कि एससीज और एसटीज क्षेत्रों के जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके नियंत्रण के बारे में कुछ प्रोविजंस आपको 5th शेड्यूल में दिए गए हैं। 6th शेड्यूल में आप देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है। अब देखिए शेड्यूल 5 हमने देख लिया था, यहाँ पर शेड्यूल 5 में भी वही सब चीज़ें भी देखी है हमने, क्या क्या है, अनुसूचित जाति वगैरह के बारे में दिया गया है। शेड्यूल 5 माफ़ी चाहती हूँ, शेड्यूल 5 में आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के कुछ प्रोविजन दिए गए जो संविधान की 6ठी अनुसूची में स्पष्ट है, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 73 अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अगर 5 स्टार दूँ तो शायद कम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए आप। 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट को हम यहाँ पर दोनों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अगर 73 अमेंडमेंट जो है वो आपका पंचायती राज से कहीं ना कहीं संबंधित है, जो 1992 में आया था। ठीक है, तो 73 अमेंडमेंट जो आपका है उसमें क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए उसमें वही है कि ये जो पार्ट है 9 इसमें जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज का एक टाइटल दिया गया, और इसमें जो पंचायती राज के जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक है, 243 से 243 ओ तक है। और 11th शेड्यूल जो है इसमें 29 सब्जेक्ट को इसी के दौरान कवर किया है फॉर द फंक्शन ऑफ द पंचायत। ठीक है, 74 अमेंडमेंट जो आपका था उसमें आप नगर पालिकाओं के बारे में देखेंगे, 9th A पार्ट जोड़ा गया 74 अमेंडमेंट में। ठीक है, वो 12th शेड्यूल कवर करता है, उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर ये चीज़ बताने की बस ये था कि आपको 73 74 अमेंडमेंट पता चल जाए कि किससे संबंध। 73 आंख बंद करके मारना है पंचायत पे। ठीक है, 74 अमेंडमेंट आपका नगर पालिकाओं पे। ठीक है, म्यूनसिपलिटीज़ पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, नगर पालिकाओं की बात कर रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आर्टिकल आपका 312 है ना, 312 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑल इंडियन सर्विसेज, 312 जो आर्टिकल है आपका वो किससे संबंधित है, आप देखेंगे कि वो आपका संबंधित है जो भारत के अखिल भारतीय सेवा है उनका प्रोविज़न इसमें दिया है। ठीक है, आर्टिकल 117 के अनुसार क्या हुआ यहाँ देखिएगा। आर्टिकल 117 में कहा गया है कि जो वित्तीय विधेयक है ना उनके बारे में कुछ विशेष प्रोविज़न इस प्रकार किए गए हैं कि किसी भी कर के अधिरोपण, उन्मूलन और छूट और परिवर्तन के नियमन के संबंध में किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने वाला एक विधेयक संशोधन पेश कर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की सिफारिश और ऐसा प्रोविजन करने वाला विधेयक राज्यों की परिषद में सीधा पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पर हमें समझ थी 117 में क्या प्रोविज़न दिया गया, फाइनेंशियल बिल्स की बात की गई है। यहाँ पर पार्ट 15 देखिए क्या कहता है, इसमें कितने कितने आर्टिकल दिए गए, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिया गया है। और पार्ट 15 कहता है कि 15 के अंतर्गत आप देखेंगे पार्ट 15 में क्या प्रोविज़न है। पार्ट 15 में आपके इलेक्शन यानी कि निर्वाचन संबंधी प्रोविजन दिए गए जो कि 324 आर्टिकल से लेकर 329A आर्टिकल तक दिया गया है। 324 का 2 जो है उसके अनुसार कहा गया चुनाव से संबंधित यहाँ पर चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा टाइम पर कुछ चीज़ें तय की जाएंगी, अन्य आयुक्तों की संख्या शामिल होगी और इसका जो मुख्य कार्य है वो चुनाव का अधीक्षण या निर्देशन नियंत्रण होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न आप देखेंगे किसके अंतर्गत, आर्टिकल 124 में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का जो यूपीएससी का जो प्रोविज़न है वो 315 आर्टिकल में दिया गया है। एडवोकेट जनरल इन आर्टिकल 165 यानी कि महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में इसका प्रोविज़न दिया गया है। और 351 जो आर्टिकल है उसमें डायरेक्टिव ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, दैट मीन्स हिंदी भाषा के विकास के निर्देशन से संबंधित आपका आर्टिकल 351 है। इसको रट लेना है, आर्टिकल को इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते रहे हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर हमें वो समझना है। तो चलिए आइए थोड़ा सा उसका डिटेल समझ लेते हैं। पहले देखिए जो उद्देश्य और प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं वो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ये भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था और साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे, मूल दर्शन की स्पष्ट झलक दिखाई देती, जिसमें कुछ बातें थी जिनको हम देख लेते। जैसे इसमें पूर्ण संपन्न गणराज्य की बात की गई कि हमारा अपना स्वयं संविधान घोषित होगा। ठीक है, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानून की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये सब आपका उद्देशिका में बोला गया। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा, उसकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, इकाइयों के पास रहेंगी।
संप्रभु स्वतंत्र भारत की समस्त शक्तियाँ और प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता ही होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सभी ने सर्वमान रूप से स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप और प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका भी अदा की। इस प्रकार क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव इन सभी भावनाओं और इच्छाओं का सूचक था जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे थे, और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल का आधार बना, और इसी ने पूरे संविधान के दर्शन को एक मूर्त रूप भी प्रदान कर दिया था। यहाँ पर उद्देश्य का प्रस्तावना का बैकग्राउंड समझ लिया। अब कहते हैं कि सबसे पहले अमेरिका संविधान ऐसा है जिसने जो है प्रियम्बल को जो है फर्स्ट टाइम लाया, और इसके बाद काफ़ी जो है देशों ने इसको फॉलो किया और इसको प्रैक्टिस में लाया। कहते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान के परिचय और भूमिका को कहते हैं, और इसमें संविधान का सार होता है। जो हमारे न्यायविद संवैधानिक विशेषज्ञ हैं N.A. पालकीवाला ने प्रियम्बल को संविधान का परिचय पत्र कहा, तो इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का N.A. पालकीवाला ने, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं कि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और कहते हैं कि जो समाजवादी, अब क्या हुआ, प्रियम्बल में हमारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। या सॉवरेन डोमेस्टिक रिपब्लिक की यहाँ बात की गई है। कहते हैं एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसको हमने संवैधानिक स्थिति के रूप में इसको दर्शाया है। इसके देखिए यहाँ पर कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। 42 अमेंडमेंट को अभी मैंने थोड़ा सा पीछे भी बताया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यही बात करा, उद्देश्य प्रस्तुत संकल्प पर आधारित है संविधान हमारा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार और स्थानांतरित किया गया। संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया और 42 अमेंडमेंट के द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवादी, और इसके बाद धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर हो गया है। संविधान सभा ने देश के नाम को लेकर सभी लोग जो है एक मत नहीं हुए, और कहते हैं कि कोई भारत पे अग्री नहीं था तो कोई भारत पे अग्री था। तो फिर क्या हुआ, आर्टिकल जो 1 है हमारा, उसमें क्या चीज़ें दी गई, दोनों को कंटेन क्या कहते हैं, हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कंटेन्स बोथ। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, दैट मीन्स अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारा क्या कहता है अनुच्छेद कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो कुछ इस तरह से मिला जुला यहाँ पर नाम दे दिया गया ताकि सब इस पर सहमत हो जाए। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो शामिल किया गया 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। इस प्रकार ये भारतीय राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, दैट मीन्स सर्वधर्म समभाव की बात करता है, कोई विशेष धर्म को फोकस नहीं करेगा कोई भी राज्य किसी भी प्रकार से। यहाँ पर जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया, हमने अभी देखा था। वहीं आप देखेंगे केशवानंद भारती जो मामला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1973 में सामने आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो संविधान के अन्य हिस्से की तरह संसद के द्वारा संशोधन के अधीन थे, बशर्ते जो अमेंडमेंट है वो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचा, मूल संरचना को नष्ट ना करे, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया था। और ये उल्लेखनीय है कि ये गैर न्याय संगत है, यानी कि इसके प्रोविजंस को कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये संविधान के प्रावधानों को ओवरराइट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली कहीं पर परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया गया है। तो फाइनली यू कैन अमेंड द प्रियम्बल विदाउट डिस्ट्रॉइंग बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रियम्बल की यहाँ पर बात की गई तो देखेंगे कि कहते हैं कि भारत के जो संविधान के जो लक्ष्य हैं उनके सभी नागरिकों को, जैसे अब देखेंगे जो हमारा प्रियम्बल है ना उसमें भी कितने प्रकार की न्याय की, जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो यहीं पर चीज़ें दी गई हैं। कितने प्रकार की यहाँ पर स्वतंत्रता की बात करता है, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और कितनी समानताओं की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना, ये सब आपके प्रियम्बल में भी मेंशन किया गया है सभी नागरिकों के लिए भारत के। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें दी गई। रिपब्लिक्स मीन्स आप देखेंगे कि जो आपका जो रिपब्लिक है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, ऐसा राज्य जिसमें जो सर्वोच्च शक्ति जो है लोगों के पास होती है, यानी कि हमारा जो सर्वोच्च व्यक्ति है यानी कि राष्ट्रपति, जो भारत का कहते हैं जो नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक जिसको हम कहते हैं, वो भी जो है चुना जाता है, और राज्य का मुखिया जो है चुनाव के माध्यम से ही लोगों के द्वारा चुना जाता है। जबकि ब्रिटेन जैसे देशों में आप देखेंगे वहाँ पर राजतंत्र चलता है एक तरीके से, मतलब कुल उनका फैमिली जो है वो चुनाव होता है, लेकिन फैमिली दर फैमिली ही वहाँ पर चीज़ें, जो राजा है
कुल शासन हम कह सकते हैं इस तरह से वंशानुगत जो चीज़ें हैं वो चलती हैं वहाँ पर इस तरह से अब गणतंत्र इसलिए वहाँ पर नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रस्तावना में आप देखेंगे जो मूल दर्शन है, मौलिक मूल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक प्रतीक है जिस पर संविधान आधारित है। इसमें संविधान सभा की भव्य और महान दृष्टि भी शामिल है। देखिए, जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वह व्यक्त करती है कि हमने इतने लंबे समय तक सोचा या सपना देखा था। तो हमारा प्रियम्बल, उनके अनुसार, द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। किसने कहा था ये? यहाँ पर देखिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट। अब ये देखिए जो जस्टिस, जो जिसमें आप सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस 3 प्रकार के दिए गए हैं। और जो रिलीजन जस्टिस है, यहाँ पर देखिए धार्मिक न्याय की कहीं कोई बात नहीं की गई। धार्मिक न्याय जैसा शब्द हमारी प्रस्तावना में मौजूद ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है स्टेटमेंट दे दिया जाए कि मौजूद है जबकि मौजूद ही नहीं है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्यों के द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। क्लियर है। एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जो है सर अर्नेस्ट वार्कर ने प्रियम्बल के लेखकों के राजनीतिक ज्ञान के लिए एक शानदार श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उन्होंने प्रियम्बल को संविधान की की नोट के रूप में वर्णित किया। किसके रूप में? की नोट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने वर्णित किया। और प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी लोकप्रिय जो पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में उसका उद्घाटन किया, उसको सामने लाया थ्योरी को। ठीक है। एम हृदयतुल्ला, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे एम हृदयतुल्ला जो थे, जो पूर्व हमारे न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से मिलती जुलती है, लेकिन ये जो घोषणा है उससे कहीं अधिक है। ठीक है, इसमें एक गंभीर संकल्प है जिसे क्रांति के अलावा कुछ भी नहीं बदल सकता। ठीक है। अब देखिए 1950 में क्या हुआ, यहाँ पर सोशल और सेकुलर वर्ड जो थे वो प्रियम्बल का पार्ट नहीं थे। फिर 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इन शब्दों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। वही सेकुलर और सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी की जो बात की गई है। आप देखेंगे कि भारत को 1976 में 42 अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान की प्रियम्बल में संशोधन के रूप में प्रस्तावना का क्या है हमारी, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमनली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द वर्ड पीपल्स इज नॉट मेंशन इन आवर प्रियम्बल। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे पीपल्स नहीं है। ठीक है। जबकि अब चाइना में आप देखेंगे, जो चाइना का पर्टिकुलर जो वर्ड है ये पीपल्स, वहाँ पर ही मेंशन किया गया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। इन द केस ऑफ SR वोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल में आप देखेंगे जो ये केस आया था बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है। जबकि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में जो वर्डिक्ट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश की एक पीठ ने प्रस्तावना को संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दी थी जिसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है। संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी उसके सदस्य कौन थे? KM मुंशी। उनके अनुसार प्रस्तावना जो है हमारे संप्रभु लोकतंत्र यानी कि संप्रभु सॉवरेन, मतलब हमारा जो भी इंटरनल एक्सटर्नल जो भी मैटर होगा उस पर हमारे खुद के अधिकार होंगे, खुद के निर्णय होंगे, उसमें कोई बाहरी तत्व या शक्ति या कोई राजा अपना अधिकार या चीज़ें नहीं दे सकता है। क्लियर है। यहाँ पर KM मुंशी ने ऐसा कहा था। संविधान सभा के मसौदे की बात हो गई। अब देखेंगे कि जो ये कहते हैं कि प्रस्तावना जो संविधान सभा का सबसे कीमती हिस्सा है। तो प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ प्रॉपर यार्ड स्टिक which one can measure the worth of the constitution। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर समानता के जो सिद्धांत की बात की गई, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज लार्जली कन्फाइंड, काफ़ी हद तक विशेषाधिकारों के उन्मूलन के परीक्षण तक ही सीमित है। इस तथ्य से स्पष्ट था कि औपचारिक समानता के लिए आह्वान पहले रैंक को आदेशों के पदानुक्रम को तोड़ने की उम्मीद के लिए किया गया था जो सामंती काल से बचे रह गए थे। जैसे लिंग, रंग, पंथ, धर्म के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग को दिए गए विशेषाधिकारों को उनके स्पेशल पावर्स को व्यापक रूप से तर्कहीन पूर्वाग्रह उनको ऑर्थोडॉक्स माना जाता है जो कि समानता के सिद्धांत के विपरीत होते हैं। तो धर्म, लिंग, जाति, वंश, इन सब के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
हमारा जो आर्टिकल है 14 से 18 के बीच में, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। जो 14 से 18 के बीच में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, और इसमें आप देखेंगे प्रस्तावना में सामाजिक न्याय प्राप्त करने की भी बात की गई है। ठीक है, संविधान की जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, अपने नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय देती है, वो हमने ऊपर देखा था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। प्रियम्बल इज हेल्पफुल इन द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर हैज कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्रेड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर कहते हैं कि एक पवित्र दस्तावेज है, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं हमारे संविधान को कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो 7 मेंबर कौन कौन से थे, हमने डिटेल में उसको समझ लिया था, डोंट नीड कि रिपीट करें उस चीज़ को हम बार बार। चलिए, यहाँ पर आपने ये सब क्या है, आज अपने पॉलिटी को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया है। देखिए, कोई भी मॉड्यूल का कोई भी पार्ट छोड़िए मत, क्योंकि पिछले मॉड्यूल से वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। जैसे पिछले मॉड्यूल में कुछ पढ़ा उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इससे पहले हमने कुछ मॉड्यूल को पढ़ा था जिसमें पॉलिटी पढ़ा था, उसको आज हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया। तो आगे निरंतर बढ़ते रहना है, बिना स्किप किए और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहना है। यहाँ पर आपको देखिए कुछ कॉल डिटेल्स दिए गए हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ ज्ञान सर का नंबर, उनको आप मैसेज कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कह सकते हैं अपने मटेरियल से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन, या कोई आपको दाखिला चाहिए किसी पर्टिकुलर कोर्स में, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक एनी टाइम। हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए उसको, हमारे टेलीग्राम फ्री ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। आज का अपना अगला सेगमेंट क्या होने वाला है, अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, फिजिक्स। देखिए, इसमें फिजिक्स का काफ़ी हिस्सा कवर किया गया है, तो डोंट स्किप, प्लीज़ आप स्किप मत करिएगा। आइए चलिए अब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं पहले, यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो ब्रह्मांड में जो प्रत्येक 2 वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो आकर्षण का ये जो गुण होता है वो ही आपका गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन के लॉज की उसकी ग्रेविटी की बात करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर मतलब कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो कब आया था। देखिए, सबसे पहले न्यूटन ने 1686 में क्या किया कि बताया कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो 2 पिंडों के बीच की स्थिति जो है वो आकर्षण बल की इसी विशेषता का अनुसरण करती है। तो पृथ्वी किसी पिंड या वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशन कहते हैं। हालांकि प्राचीन भारत में जो गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त हैं उन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षित होती हैं, जो उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, परंतु न्यूटन ने गणितीय विधि से गुरुत्वाकर्षण के नियम को सिद्ध किया था और उन्होंने बताया कि किन्हीं 2 कणों के बीच लगने वाला आकर्षण जो बल है उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी जाती हैं। आप देखेंगे एक जो उद्धरण त्वरण होता है वो न्यूटन के प्रसिद्ध शोध प्रबंधन प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत यानी कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑन नेचर फिलॉसफी, जिसे संक्षेप में हम प्रिंसिपिया कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर उनके गणितीय रूप से कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया गया है कि अगर यहाँ पर 2 वस्तुएं जो है जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है, तो वे जो दूरी है वो r पर स्थित है, तो उनके बीच बल का आकर्षण क्या होगा, यहाँ पर उसका कुछ फॉर्मूला इस तरह से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें यानी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो हम गुरुत्वीय त्वरण को समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है उसमें क्या है कि पृथ्वी आकर्षण बल के कारण जितनी भी वस्तुएं प्रत्येक वस्तु को आकर्षण बल लगाती है और इस बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। तो पृथ्वी के द्वारा प्रत्येक वस्तु पर आरोपित इस बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। क्लियर है। न्यूटन का जो गति के दूसरे नियम के अनुसार क्या था, जो उनका सेकेंड लॉ है गति का, उसके अनुसार जब किसी वस्तु पर बल कार्य करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है तो उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, A=F/m कहते हैं। ठीक है, इसलिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है और इस त्वरण बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कि गुरुत्व बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसे हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जबकि जो कैपिटल G है उस पर देखेंगे उसको सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं।
तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। स्मॉल जी को हम गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से इंडिकेट करते हैं, जबकि कैपिटल जी को हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर यही सब उसके फॉर्मूलाज दिए गए हैं। कहते हैं कि जो जी है उसका जो गुरुत्वीय जो त्वरण है आपका, जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑफ द पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है, जबकि आप देखेंगे जी का मान विषुवत रेखा पर शून्य होता है। जो आपका विषुवत रेखा ये होती है ना 0 डिग्री, इस पर इसका मान क्या होता है, जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, ये हमने देखा। पृथ्वी तल के नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान घटता जाता है, यही बात अभी ऊपर भी बताई गई थी। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, एक समान नहीं होता है, जबकि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है जी का मान। और यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों, यानी द्रव्यमान मतलब m की बात कर रहा है, द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होता है। यदि वे वस्तुएं एक ही ऊंचाई से गिराई गई हैं तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगी। हालांकि वायु की उपस्थिति में क्या होता है कि वायु की उपस्थिति में जो उसका श्यानकर्षण के कारण क्या होता है कि वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस दिशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी और हल्की वस्तु थोड़ा धीरे से और जो है लेट पहुंचेगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। ठीक है, घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होता है, जी का मान कम हो जाता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल का एक्सेलरेशन की बात करें, जी वेराइटीज एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस, ये तो हमने देख ही लिया है। इसमें कहते हैं कि यहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज होता है इनका रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ के। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब पृथ्वी का घूर्णन होता है, रोटेशन होता है, रोटेशन बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, और पृथ्वी के जो रोटेशन है उसके घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है आपसे चेंज करके पूछ लिया जाए। ठीक है, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ की बात की जाए तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या होता है, देखेंगे कि यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से फ्री तरीके से पृथ्वी की ओर गिर रही हो तो वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली जो वृद्धि है वो पृथ्वी का क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। माना कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो m है आपका। ठीक है, m है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो क्या है आपकी r है। तो क्या होता है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल आपका क्या हो जाएगा, उसको कुछ इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, F=g ये माफ़ी चाहती हूँ, इसको थोड़ा और क्लियर कर देती है, m अपॉन आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये आपके फॉर्मूलाज हैं, आप उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो समीकरण है आपको बताता है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है किसी भी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है, और यदि समान ऊंचाई से अलग अलग भार के पिंड गिराए जाएंगे तो वे समान त्वरण से नीचे गिरने के कारण एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, वायु की उपस्थिति में भारी पिंड पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा, जो हमने अभी देखा था। अब देखेंगे कि यदि लकड़ी और लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से अगर पृथ्वी पर फेंकते हैं या गिराते हैं तो आदर्श परिस्थितियों में क्या होता है कि सभी टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी पर एक साथ गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है इस वजह से। ठीक है, तो ये सब चीज़, जैसे वॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक कहते हैं कि गाढ़ी स्याही भरी होती है, तो ये स्याही एक छोटे से बॉल या फिर गेंद हम कह सकते हैं, उसके द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए जब पेन को कागज़ पर घुमाया जाता है तब ये बॉल जो होता है कागज़ के घर्षण से घूमती है, और ये गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज़ पर आ जाती है। सिंपल समझ गया होंगे आप। और देखिए क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव से वस्तु की गति कैसे होती है, इसको भी यहाँ समझ लेते हैं। जैसे अंतरिक्ष में जो चक्कर लगा रहे यान होते हैं, और यदि एक सेब अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तो वो अंतरिक्ष के गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान रहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आपसे क्या पूछ रहे हैं, जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, एक्चुअल में ग्रेविटेशनल क्षेत्र क्या है आपका। देखिए क्या होता है कि किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य पिंडों के द्वारा उसके गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, उस क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पिंड अपने चारों तरफ एक बल क्षेत्र उत्पन्न करता है जो सभी दिशाओं में होता है। जब इस बल क्षेत्र में कोई अन्य पिंड आता है तो वह उस पिंड के कारण गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करता है, जिसका ये बल क्षेत्र होता है।
ठीक है, यही सब चीज़ें आपको समझनी है इसमें। और किसी पिंड के चारों गुरुत्वीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाले तीर उस पिंड के क्षेत्र का परिमाण या दिशा दोनों को प्रदर्शित करते हैं। जब दो पिंडों के गुरुत्वीय क्षेत्र को लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन एक पिंड के लिए लाइन छोटी बनाई जाती है और दूसरे के लिए लाइन बड़ी बनाई जाती है, तो इसका तात्पर्य है कि जिस पिंड के लिए क्षेत्र की लाइन बड़ी बनाई गई है उस पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो का मान अधिक है, और लाइन जितनी अधिक बड़ी बनाई जाती है क्षेत्र का मान उतना ही अधिक हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यही आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कहते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि कोई चीज़ क्या, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकने में जो है आप देखेंगे कि जैसे पृथ्वी का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो पृथ्वी अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, जब कोई वस्तु इस क्षेत्र में उपस्थित रहती है तो वह वस्तु जो है पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। यही कारण है चाहे किसी वस्तु को आप कितनी भी तेज़ी से ऊपर की ओर फेंक दीजिए, लेकिन वस्तु लौटकर पृथ्वी पे आएगी ही आएगी, क्योंकि आप इसे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकने में असफल होते हैं। लेकिन जब किसी उपग्रह या सैटेलाइट को पृथ्वी से बाहर भेजा जाता है ना, तो इसके लिए इस पर अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। जब ये गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाती है तो वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव ही नहीं करते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर भी गुरुत्वीय क्षेत्र का मान अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी की सतह के अंदर जहाँ लेड होती है वहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र का मान तुलनात्मक रूप से थोड़ा अधिक होता है। जहाँ वायु भरी हुई रहती है उन स्थानों पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान अपेक्षाकृत कम होता है, और इसी के आधार पर भूवैज्ञानिक इस बात का पता लगाते हैं कि पृथ्वी की सतह के अंदर कहाँ है कि धातु या पदार्थ उपस्थित है। अंदर कहाँ पर क्या धातु या पदार्थ उपस्थित है आपका। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा है वो तो आप देख ही रहे होंगे, इसके बाद मैं इसको समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र को भी हमने यहाँ पर देख लिया। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, यानी कि आपके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो आपके गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित एकांक द्रव्यमान द्वारा अनुभव बल दिशा या परिमाण दोनों गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं, और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी क्या है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या, ई इज टू एफ अपॉन एम है, ये याद रखिएगा, एफ अपॉन एम है यहाँ पर। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की जाए, यानी कि गुरुत्वीय जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वो एक्चुअल में क्या है उसको देख लीजिए। क्या है गुरुत्वीय आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? देखिए बेसिकली क्या है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक, ठीक है, अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य का मान है उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है, यानी कि पोटेंशियल कहलाता है उसका। ठीक है, इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। किससे? v से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मानेंगे कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो आपका m होता है, और पृथ्वी से जो दूरी पर r, जो पृथ्वी से जो r दूरी है उस पर एक बिंदु p है। ठीक है, उस पर एक बिंदु क्या है आपका p है, जिसे हम गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा स्पेसिफिकली टर्मोलॉजी है तो इसको नहीं समझते। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ मानते हैं कि इसको v से हम इंडिकेट करते हैं, जो आपका गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और इसमें जो गुरुत्वीय विभव को v से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए परीक्षण के कहता है द्रव्यमान में m को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि w है, और तब v इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला v इक्वल टू w अपॉन m हो जाता है। क्योंकि ये कार्य प्राप्त होता है तो ये ऋणात्मक है, और गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है, पोटेंशियल हमेशा आपका नेगेटिव में आता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आपकी गुरुत्वीय, अगर हम देखें तो क्या होता है। देखिए सेम को जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था उसमें अब एनर्जी की बात करा, उसमें ऊर्जा कैसे खपत होती है। किसी पिंड को, ठीक है, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु O तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक जूल होता है, और विमीय सूत्र अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ आपका इस तरह से होता है, ml 2 माइनस t माइनस 2 अपॉन माइनस 2 होता है। क्लियर है, यह एक अदिश राशि है आपकी। ठीक है, कहते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा जो है नेगेटिव में होती है, क्योंकि इसमें पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र तक ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता है, बल्कि
स्वयं ही प्राप्त हो जाता है और इस कारण इसका मान सदैव ऋणात्मक ही होता है। कुछ उसी तरह से है जैसे हमने ऊपर देखा था इसका पोटेंशियल को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो गुरुत्व केंद्र क्या होता है? देखिए, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ से वस्तु का पूरा भार कार्य करता है, यानी कि इस बिंदु पर ठीक इतने ही परिमाण का बल ऊपर की ओर लगाए तो वह वस्तु संतुलन की अवस्था में रहेगी। किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है और हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है। कहते हैं कि अभी तक उसके ना गिरने का एक कारण यह है कि उसमें गुरुत्व केंद्र से होकर इसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है मीनार के तल के अंदर से होना है और मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल के बाहर हो जाएगी, तब यह गिर पड़ेगी। तो ये पीसा का जो मीनार है उसका एक झुकी हुई मीनार है, उसका उदाहरण आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, यहाँ पर वही सब चीज़ें दी गई हैं कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र तब स्थिर रहता है जब उसका आकार नहीं बदलता है। ये मतलब जो मैंने आपको बताया वही सब चीज़ इसमें मेंशन है। सेंटर ग्रेविटी ऑफ सम ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं कि कुछ आप देखेंगे कि इसमें जो है कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे जनरल रोड, यहाँ पर सामान्य जो रॉड है, सामान्य जो छड़ होती है, लिखा है ना पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो गुरुत्व के केंद्र की स्थिति कहाँ होती है? छड़ के अक्ष के मध्य में होती है। ठीक है, माध्य बिंदु पे होती है। तो जो ट्रायंगुलर सॉलिड होता है, जो त्रिभुजाकार ठोस होता है, वो मध्यिकाओं का कटान बिंदु पर होता है। वर्गाकार और आयताकार ठोस आपके विकर्णों के कटान बिंदु पर। इसके बाद अगर हम हेलो कोण की बात करें, हॉलो कोण की, यानी कि खोखला जो शंकु है उसके अक्ष पर आधार पर 1/3 ऊंचाई की दूरी पर होता है आपका गुरुत्व केंद्र की स्थिति। ठोस गोले में गोले के केंद्र में होती है। ठीक है, सर्कल सेंटर में होती है। और ये जो आपका पैरेलल जो है आपका, यानी कि समानांतर जो चतुर्भुज है आपका यहाँ पर, उसमें क्या है, जो आप देखेंगे विकर्णों के कटान का जो बिंदु है उसके मध्य में आपकी जो गुरुत्व केंद्र की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, आप चाहें तो इतना ये आप स्किप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें जैसे इसमें और भी एग्जाम्स के कोई सब चीज़ें इसमें मिक्स करके दी गई हैं आपको, ताकि कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती तो दूसरी चीज़ से हम उसको क्लियर कर सकें। जैसे अब यहाँ पर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो प्लैनेट्स में देखेंगे कि क्या है, प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी ऑर्बिट्स में परिक्रमण करते हैं, जिन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। वे भारी वस्तु जो सूर्य के परितः परिक्रमण करती है वो ग्रह कहलाती है आपकी। ठीक है, प्लैनेट कहलाती है। अब देखिए, केपलर के जो ग्रह संबंधी कुछ नियम हैं उनको हम समझ लेते हैं कि वो ग्रह संबंधी जो नियम है वो क्या क्या है। इसको आइए देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, केपलर ने क्या था कि आप देखेंगे कि जो केपलर के जो लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं उसमें केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले जो प्लैनेट्स हैं ना, ग्रह हैं, उनके लिए 3 नियम दिए हैं। तो उनका पहला नियम क्या है आपका? ऑर्बिट से रिलेटेड है, लॉ ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ पर लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या है कि कक्षाओं के नियम की बात की है। यहाँ पर इनका प्रथम नियम कहा जाता है और कहते हैं कि ये नियम ग्रहों द्वारा चली गई जो कक्षाएं हैं, यानी कि ऑर्बिट्स के बारे में जानकारी देता है। ये नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः, यहाँ पर देखेंगे एलिप्टिकल यानी कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है और सूर्य उस दीर्घ वृत्त के किसी एक पर फोकस होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक चित्र बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कह रहे हैं यहाँ पर जो आपका ये सन है, ठीक है, यहाँ पर इसको सन एस से इंडिकेट करेंगे। कहते हैं कि सूर्य जो एस है किसी ग्रह द्वारा चले गए दीर्घ वृत्त के फोकस पर होता है। ठीक है, किसी दीर्घ वृत्त के आपके फोकस पर होता है और विभिन्न ग्रहों की कक्षाओं में भिन्न भिन्न होता है। आप देखेंगे इस चित्र में सूर्य का जो निकटतम बिंदु है वो P1 है। ठीक है, सूर्य का निकटतम बिंदु आपका यहाँ पर क्या है? P1 है। जबकि दूरतम बिंदु आपका यहाँ पर क्या है? ये आपका P2 है। तो क्या है? P1 आपका क्या है? उपसौर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, P1 आपका क्या है? उपसौर है और आपका P2 क्या है? अपसौर कहते हैं, इसको अपसौर कहते हैं। अर्ध दीर्घ अक्ष पर दूरी P1 P2 का आधा होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कक्षाओं के नियम की यहाँ पर बात की गई है। ठीक, देखिए जैसे अब यहाँ पर लॉ ऑफ एरिया है। ठीक है, तो केपलर का जो दूसरा नियम है वो क्षेत्रफल का नियम है। कहते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी ग्रह के कक्षीय तल में, जो ग्रह है आपका ऑर्बिट है, सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा का जो क्षेत्रफलीय चाल है वो नियत रहती है। ठीक है,
आपको यही बताया गया ऊपर भी थोड़ा सा, इसमें नियत रहती है। और कहते हैं केपलर का जो दूसरा नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है आपका, ठीक है। ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल यानी कि एरियल स्पीड यहाँ पर नियत रहती है आपकी। अब केपलर का जो थर्ड लॉ है, आवर्त कालों का जो सिद्धांत, पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड्स की बात करता है। इसमें कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, यानी कि ग्रह का सूर्य के परिता परिक्रमण काल जो टी का वर्ग है वो उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष ए की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी ग्रह का सूर्य के चारों परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह के दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के सेमी मेजर एक्सिस के थर्ड घात के समानुपाती होता है। उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे इस तरह से हम कुछ इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो ग्रह सूर्य के जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, और जो सूर्य के जितना समीप होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। सीधी सी बात है ना। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर केपलर के लॉज ऑफ प्लैनेटरी के मोशंस को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए जॉन केपलर की यहाँ पर 1571 से 1630 के बीच की बात की गई है कि जर्मन मूल के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने टाइको ब्रे और उनके सहयोगियों के द्वारा बहुत परिश्रम पूर्वक लिए गए प्रक्षेपणों के आधार पर ग्रहों की गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया। और केपलर ने स्वयं, आप देखेंगे कि केपलर ने खुद जो थे ब्रेहे के सहायक थे, और उन्होंने ग्रहों के 3 नियमों को तक पहुंचने के लिए 16 ईयर्स तक इसमें लंबा समय लगाया। और वह पहले व्यक्ति है जिन्होंने बताया कि दूरदर्शी में प्रवेश करने पर प्रकाश का क्या होता है, इसलिए ज्यामितीय प्रकाशी के संस्थापक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रूप में भी उनको जो है फाउंडर के रूप में उनको माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर सैटेलाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके उपग्रह क्या होते हैं। देखिए सैटेलाइट्स तो हम सब इसका नाम सुनते ही हैं, बखूबी हम इससे रूबरू भी होंगे। तो जो आपके उपग्रह हैं वो कहते हैं कि वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं आपके सैटेलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही जैसे आपके नेचुरल सैटेलाइट है, कुछ आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे नेचुरल सैटेलाइट में अगर हम बात करें तो जैसे चंद्रमा का पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये नेचुरल सैटेलाइट्स में आ जाएगा। तो चंद्रमा के जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान पृथ्वी पर जी का मान, स्मॉल जी का मान कह रही हूँ 1/6 भाग होता है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। क्लियर है, उसका 1/6 बार होगा। कहते हैं कि जो सैटेलाइट की जो कक्षीय चाल है, ऑर्बिटल जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है वो यहाँ पर हमें समझना है। कहते हैं कि भूग्रह है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। भूग्रह वे पिंड होते हैं जो पृथ्वी के परिक्रमण करते हैं। इनकी गतियाँ ग्रहों की सूर्य के परिता गतियों के बहुत समान होती हैं, और केपलर के ग्रही गति नियम जो थे इन्हीं पर समान रूप से लागू होते हैं। इन सैटेलाइट्स की पृथ्वी के परिता कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं, और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा जो आर्टिफिशियल आपका सैटेलाइट है इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कृत्रिम उपग्रह की गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आपको याद होगा कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो 2 प्रकार के बल का कार्य करते हैं, जैसे केंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा क्या है प्रक्षोभ बल, जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण और पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र और सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और दाब अधिक से उत्पन्न बल होते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जिसकी कक्षा लगभग वृत्ताकार है। विभिन्न वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए मानव निर्मित भू उपग्रहों को कक्षाओं में प्रमोचित किया गया है, और मानव निर्मित भू उपग्रह कक्षाओं की स्थिति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है उपग्रह, और इनका फिर देखते हैं पोलर सैटेलाइट होता है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ सैटेलाइट की अब आपको बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह जो आपके हैं उनकी बात करें, तुल्यकाली जो ध्रुवीय उपग्रह हैं वो क्या है? पोलर सैटेलाइट। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको पोलर सैटेलाइट जियो से कहते हैं, स्टेशनरी पोलर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जैसे उपग्रह जो होते हैं ना, अभी देखिए हमने यहाँ पर कक्षीय चाल की यहाँ पर ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि पोलर सैटेलाइट जो ध्रुवीय आपके उपग्रह हैं वो पृथ्वी के ध्रुवों के परिता क्या होता है, वो नॉर्थ और साउथ दिशा में क्या होता है, परिक्रमण करने वाले उपग्रहों को हम ध्रुवीय उपग्रह यानी कि पोलर सैटेलाइट कहते हैं। तो ध्रुवीय उपग्रहों की जो ऊंचाई है लगभग 500 से 800 किलोमीटर होती है, और इन उपग्रहों का जो आवर्त काल है लगभग 1000 मिनट होता है। और इन ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं सैटेलाइट होते हैं, उनका प्रयोग एक्चुअल में क्या होता है कि
ये विषुवतीय ध्रुवीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण में रिमोट सेंसिंग जैसे मौसम विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययनों इत्यादि में इनका अध्ययन किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, हम कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका किसकी बात कर रहा है, पलायन वेग की बात की जा रही है। तो आपका पलायन वेग क्या होता है, ठीक है, आइए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी की यानी कि पलायन वेग की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि पलायन वेग, पृथ्वी का जो पलायन वेग है कितना होता है, वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को देने पर वह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से बाहर निकल जा सके या वापस लौट कर कभी ना है, तो वो उसको न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। सिंपल वे में समझिए, जब किसी वस्तु को फेंका जाता है ना, तो वह ये जो है कुछ ऊपर की तरफ जाकर वापस नीचे नहीं आ जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन यदि इसे इतने वेग से फेंका जाए कि इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से ही बाहर चली जाए, तो यह वस्तु कभी लौटकर वापस इस ग्रह पर नहीं आएगी। जो न्यूनतम वेग वस्तु को उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र पार करने के लिए चाहिए, उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं, दैट मीन्स एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि जब किसी रॉकेट को यदि ग्रह से बाहर और मंडल में भेजना होता है तो क्या होता है, इसे गतिज ऊर्जा दी जाती है, यानी कि पलायन वेग से अधिक वेग दिया जाता है, ताकि जो ये ग्रह है ना उसको छोड़ दे और अन्य ग्रह में चली जाए। यदि रॉकेट को पलायन वेग से थोड़ा भी कम वेग दिया जाए, तो ये रॉकेट जो हम भेजते हैं वो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित कर लिया जाता है और यह अन्य ग्रह पर नहीं पहुंच पाता जहां इसे भेजना था। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे किसी पिंड को दिया जाए, तो वह पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और वापस कभी लौट कर नहीं आता है, तो इसे पलायन ऊर्जा भी हम कहते हैं। तो वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड के द्वारा दिया जाए, तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छोड़कर चला जाता है, तो वह पुनः लौट कर नहीं आता, आपका पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। यहाँ पर वही चीज़ समझाने की कोशिश की है, पलायन वेग आपका कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आते हैं, दूसरा क्या है, सर्कुलर मोशन एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए, जो आपका सर्कुलर मतलब कि जो उपग्रह के कक्षीय चाल और पलायन वेग में संबंध दिया गया, वो ऑलरेडी हम यहाँ पर ऊपर कवर कर चुके हैं। इसके दोनों डिफरेंसेस को हमने देख लिया। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात की जाए तो उपग्रह की जो ऊर्जा होती है एक्चुअल में वो क्या होती है, तो आप देखेंगे कि इसको सिंपली हम समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है इसका मतलब। देखिए, यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण जो उपग्रह के पास स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को गतिमान रहने के लिए गतिज ऊर्जा चाहिए होती है। तो इन दोनों के योग को हम उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, उनका यहाँ पर देखिए टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आपको ऐसे दिया गया है। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, यानी कि बंधन ऊर्जा, उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है। देखिए, अब जैसे इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ किसकी, सैटेलाइट की बात करें ना, तो किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में पलायन कराने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, उपग्रह की बंधन ऊर्जा बराबर माइनस टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बराबर जो कैनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, दैट मीन्स उपग्रह की गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू GMM/2R होता है। ठीक है, कहते हैं कि यदि उपग्रह की गतिज ऊर्जा 2 गुनी कर दी जाए तो उपग्रह अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा। दैट मीन वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी पिंड यानी कि उपग्रह को देने पर वह पिंड अपनी कक्षा छोड़कर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए या पलायन कर जाए, तो उस ऊर्जा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। और उपग्रह की जो बंधन ऊर्जा है ना, एक्चुअल में उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, 1/2, ठीक है, GMEM/RE, इस तरह से डिकोड करते हैं बाइंडिंग ऊर्जा ऑफ सैटेलाइट को। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की जो रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट है, यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की बात की जाए तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम जानते हैं कि उपग्रह जो है किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कि परिक्रमा करते हैं। और किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है, एक पूरा परिक्रमा करने में जो टाइम लगता है, वह सैटेलाइट का परिक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, अब आपने पढ़ा था एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर या तो दीर्घ वृत्ताकार या वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा लगाते रहते हैं, उनका वेग निश्चित होता है। हमने ऊपर पढ़ा था इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें किसी उपग्रह में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा।
ठीक है, सिंपल है ये, हमने ऊपर ऑलरेडी इसको देखा था। तो सैटेलाइट जो है कहते हैं कि आप देखेंगे जो वह उपग्रह जिसका आवर्तकाल 24 घंटे का होता है उसे हम भूस्थिर उपग्रह कहते हैं। और भूस्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी सतह से जो ऊंचाई है वो 36,000 किलोमीटर कुछ होती है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का यहाँ पर फॉर्मूला आपको इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर सिंपल पीरियोडिक मोशन की बात कर रहा है, सरल आवर्त की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि सरल आवर्त गति क्या होता है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सरल आवर्त गति क्या है, यानी कि पीरियोडिक मोशन क्या है आपका, कि एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। वह जो समय अंतराल है जिसके बाद वह पूर्व गति को दोहराया जाता है उसे हम टाइम पीरियड कहा जाता है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अपने अक्ष के परितः घूर्णन और किसी बिंदु के इधर उधर ऑसिलेशन यानी कि दोलन इसके उदाहरण होते हैं। क्लियर है। तो दोलन गति वगैरह भी इसके कई सारे जो है, एक कहते हैं कि दोलन गति क्या है कि यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति की इधर उधर गति करे तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे सरल आवर्त जो आपका होता है उस सिंपल पीरियोडिक मोशन होता है, उसके कण को दो स्थितियों में जैसे एक्सट्रीम पॉइंट और मीन पॉइंट जो मध्यमान पॉइंट के संदर्भ में सरल आवर्त गति की विशेषताओं को बताया जाता है। जैसे अभी हम इसको नीचे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो सिंपल आपसे आवर्त गति की बात करें, सिंपल पीरियोडिक मोशन की जो बात कर रहा है, इसमें और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप देखें सरल आवर्त गति करने वाला जो पिंड है वह अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए अभी मैंने कहा था कि उसके मध्यमान यानी कि किसकी बात कर रहा है, मीन पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो त्वरण होता है वो शून्य होता है, उस पर कोई बल नहीं लगता। त्वरण शून्य होता है, उस पर कोई बल नहीं लगता है। वेग अधिकतम होता है उसका, ठीक है, और कोई बल कार्य नहीं करता। त्वरण भी शून्य होता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है इसमें, और स्थितिज ऊर्जा भी इसमें शून्य होती है। इसमें मीन पॉइंट में जो आपका जो सिंपल आपका देखिए सिंपल पीरियोडिक मोशन है उसके मीन पॉइंट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब पिंड गति के अंततः बिंदु यानी कि चरम स्थिति पर पहुंचता है तब क्या कंडीशंस होती हैं, यानी कि इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचता है तब क्या होता है, त्वरण अधिकतम होता है, वेग आपका शून्य हो जाता है। चलिए देखिए, अब जैसे इसमें जो चरम बिंदु है उसका एक्सट्रीम पॉइंट है, उसमें क्या होता है, जो आपका त्वरण है ना, जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होता है और वेग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होती है, हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। आप देखते हैं गतिज ऊर्जा भी इसमें शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम उसमें होती है, जीरो वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसमें होती है। सिंपल पेंडुलम अगर सरल लोलक की अगर बात की जाए, सिंपल पेंडुलम क्या होता है आपका, कि आप देखेंगे कि जैसे अगर कोई यहाँ पर कैसे एग्जाम दिया गया है कि यदि लंबाई न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन जो डोरी है उसके एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म लेकिन भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दे तो इस प्रकार बना हुआ जो आपका निकाय है वो सरल लोलक कहलाता है, सिंपल पेंडुलम कहलाता है। और देखते हैं आप कि ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो आपका प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के और पतले धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं तो ये आपका व्यवहारिक क्या हो जाता है, सिंपल पेंडुलम हो जाता है। ठीक है, और धातु के गोले को हम क्या कहते हैं, गोलक को बॉब कहते हैं, और निलंबन बिंदु को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। और टेबल फैन का जो घूर्णन है वो दोलन गति का एक प्रमुख आपका उदाहरण है, दोलन गति का। ठीक है, अभी दोलन गति हमने समझा था कि यदि दोलन सरल रेखा में इस प्रकार हो कि पिंड का त्वरण मध्यमान स्थिति के, यानी कि मध्यमान स्थिति मतलब एक्सट्रीम पॉइंट के जो है वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, तो त्वरण की दिशा जो एक्सट्रीम स्थिति है उसकी ओर हो तो उसकी गति सरल यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम की जो बात करें, इसके सरल लोला का जो आवर्त काल है वो आपका क्या होता है। यहाँ पर किसी सरल लोला का जो टाइम पीरियड है वो उसको कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। जी उसका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। वेयर आप देखेंगे कि आई इज इक्वल टू सरल लोला की लंबाई है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है। फिर इसके बाद देखेंगे कि लोलक का जो यानी कि पेंडुलम का जो आवर्त काल है ना, जो टाइम पीरियड है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है कहीं भी। ठीक है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो टी यानी कि लोलक का प्रभावी लंबाई एल के वर्गमूलक के समान अनुक्रमानुपाती होता है। और यदि लोलक का प्रभावित लंबाई बढ़ाकर 4 को नहीं कर दी जाए तो आवर्त काल यानी कि टाइम पीरियड उसका 2 गुना हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आगे इसमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपका अनंत लंबाई के सरल लोलक का जो टाइम पीरियड होता है 84.6 मिनट्स होता है, और ये जो सिंपल आपका पेंडुलम है, लोलक है, उसके टाइम पीरियड की अधिकतम सीमा होती है। ठीक है, सेकेंड पेंडुलम की बात की जाए तो अभी हमने यहाँ पर फर्स्ट सिंपल पीरियडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम देखा था। सेकंड पेंडुलम क्या है, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। सिंपल है, वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट है जिसको हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं, कुछ चीज़ें उसके वन लाइन फैक्ट में दी गई हैं यहाँ पर। जैसे कहते हैं कि पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो यदि अचानक से गायब हो जाए तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान हमेशा वही रहेगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण जनित जो त्वरण होता है वो 0 होता है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। इसके बाद कहते हैं कि जैसे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वर्षा जो आकाश से पृथ्वी पर गिरती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गिरती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मिनिमम एट द इक्वेटर, अभी हमने देखा है। और फिर देखें अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते, हमने अधिकतर देखा होगा, है ना, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। और देखते हैं कि कम गुरुत्व के में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशिश या अस्थियों में घनत्व में कमी होने का सामना करना पड़ता है, और अस्थि घनत्व कम होने से उनकी जो वोन्स है वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। और इफ़ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम द ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल बी मूव अलॉन्ग द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड, ये हमने ऊपर पढ़ा है अभी। जैसे यहाँ पर पीसा की जो मीनार है, झुकी हुई मीनार है, वो हमने क्या बताया था, उसकी ग्रेविटी की बात की थी ना यहाँ पर स्टार्टिंग में, कि किस प्रकार से वहाँ पर उसका वो काम करता है कि टिल टुडे द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज़ बिन फॉलिंग विद इन द बेस ऑफ दिस टावर, दैट इज़ वाई इट हैज़ नॉट फॉलन। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट व्हेन द टावर लेंस फर्दर and the line from its center of the gravity passes out its base it fall down। ठीक है, it will falls down, ये हमने ऊपर अच्छे से पढ़ाया है। if an object is falling from the above its weight remains same because mass of the object and the gravity remains देखिए unchanged। देखिए हमने देखा था ना कि जैसे ये भी, और इसके साथ साथ हमने और भी चीज़ें जैसे देखी थी कि यहाँ पर जैसे आपको बताया था कि ऊपर हमने एग्जाम्पल्स भी कुछ इसी के दिए हैं। जैसे हमने देखा था ना कि किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि उसका द्रव्यमान उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी है वो क्या होता है, अपरिवर्तित होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जैसे परिक्रमा करे जो आप देखेंगे कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं उन पर 2 तरह का बल करता है, केंद्रीय बल, दूसरा प्रलोभ बल, ये हमने ऊपर देखा है। तो केंद्रीय बल क्या होता है कि गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण सैटेलाइट अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो कह रहे हैं ब्रह्मगुप्त की बात करें। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने इन सबको देखा था, और जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग के द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ये ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है, तो डॉपलर प्रभाव की हेल्प से सुस्पष्टता से ये ट्रैकिंग संभव हो पाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे बहुत सी चीज़ें हमने ऊपर ऑलरेडी कवर की हुई हैं, जैसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण जो पदार्थ हैं वो उनके द्वारा एक दूसरे को क्या होता है, एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति होती है। तो सर आइजैक न्यूटन के जो 3 आप कह सकते हैं नियम हैं, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन के जो आपके 3 नियम हैं वो कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, और कहते हैं कि इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो न्यूटन ने किया है, न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि पृथ्वी केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। तो कणों के बीच कार्य करने वाले जो पारस्परिक आकर्षण है, ग्रेविटी है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ये उनका मानना था। अब कहते हैं कि किसी पिंड के किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय 2 राशियां संक्षिप्त होती हैं। वो कौन कौन सी, कोणीय वेग हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कुल यांत्रिकी ऊर्जा हो गया, ये सब मतलब एंगुलर मोमेंटम हो गया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गया, और रैखिक संवेग का संरक्षण नहीं होता है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं जो अंतरिक्ष उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो भारहीन अनुभव महसूस करते हैं। इसका कारण ये नहीं कि अंतरिक्ष की उस अवस्थिति में ग्रेविटेशनल बल कम है, बल्कि इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष यात्री जो सैटेलाइट दोनों ही पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हैं।
अब यहाँ पर न्यूटन्स प्रिंसिपिया हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। न्यूटन की जो प्रिंसिपिया है वो 1619 तक केपलर अपना तृतीय नियम प्रतिपादित कर चुके थे, और इसमें अंतर्निहित जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की घोषणा की थी वो 1687 में लगभग 70 वर्ष बाद हुई थी, जब न्यूटन ने अपनी जो श्रेष्ठ कृति थी ना उनकी फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे आमतौर पर प्रिंसिपिया कहा जाता है, उसको प्रकाशित किया था। फिर आप देखेंगे कि हमारे जो भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार थे भौतिक विधि चंद्रशेखर, डॉक्टर एस चंद्रशेखर जो थे, उन्होंने 10 साल की मेहनत से प्रिंसिपिया का टीका लिखा। उन्होंने जो बुक लाई वो क्या कहते हैं, आम आदमी के लिए प्रिंसिपिया। उन्होंने क्या लिखा, द आम आदमी के लिए उन्होंने प्रिंसिपिया नामक एक किताब लिखी प्रिंसिपिया के लिए, प्रिंसिपिया के ऊपर। और प्रिंसिपिया की किताब को उन्होंने हम भारतीय नागरिकों के लिए, आम आदमी के लिए प्रिंसिपिया, न्यूटन की विधियों के सौंदर्य, स्पष्टता और अद्भुत संक्षिप्तता को बहुत अच्छी तरह से उभार कर उन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूटन की प्रिंसिपिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं कहीं पर जैसे 1-2 चीज़ें इसको याद रखनी है आपको। इसके बाद देखिए हमने आज पॉलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया है और फिजिक्स को हमने यहाँ पर देखा है। इसके बाद हम थर्ड सेगमेंट जो आज हमारा होने वाला है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर आइए देख लेते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को हमने पहले भी कुछ मॉड्यूल्स में अच्छे से कवर किया है। अगर आपने अभी तक कोई पेड ग्रुप से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ज्ञान सर का ये नंबर दिया गया है, इस पर आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। एग्ज़ाम से संबंधित, कोई नोट से संबंधित या फिर किसी कोर्स में एडमिशन लेने से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेझिझक उनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसी तरह से निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहें। हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ हमारे मॉड्यूल्स को देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालेंगे, इनको ऑनेस्टी के साथ पूरे मॉड्यूल्स को नहीं देखेंगे, तो ये कैसे संभव होगा जब तक आप इसको संभव नहीं बनाएंगे, है ना। तो आपको इसके साथ साथ मॉड्यूल पर जो आधारित प्रश्न दिए जा रहे हैं, क्विज प्रश्न दिए जा रहे हैं 25, उनको भी देखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सारे मॉड्यूल्स पढ़ लिए, मतलब जो डेली मॉड्यूल्स आ रहे हैं उसके बाद आप क्विज देखिए, तो इससे क्या तैयारी बेहतर होती रहेगी। भाई ये हमने पढ़ा है, इसके बेस पे क्या क्वेश्चन आ रहा है या क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, किस प्रकार से पूछा जाता है, चलिए हम वो देख लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। अब हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के सेक्शन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पहले भी कुछ मॉड्यूल्स में इसको काफ़ी हद तक कवर किया है। आज इसमें से थोड़ा ही पार्ट है इकोलॉजी एनवायरनमेंट का, उसमें हम देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे इकोलॉजी इफिशिएंसी की बात करता है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या होती है। इकोलॉजी इफिशिएंसी में हम देखेंगे कि जैसे ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो समझेंगे जैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी। यहाँ पर देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम की जो बात करें, यहाँ पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, यहाँ पर इकोलॉजिकल इफिशिएंसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल इफिशिएंसी क्या होता है, देखिए इकोलॉजिकल इफिशिएंसी क्या होता है कि इफिशिएंसी मतलब दक्षता की बात करता है, पारिस्थितिकी दक्षता। तो वह दक्षता यानी कि वह एफिशिएंसी जिसमें जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन को जैव भार में परिवर्तित कर दूसरी उच्च स्तरीय पोषण रीति के लिए उपलब्ध कराते हैं, उसे पारिस्थितिकी दक्षता कहलाती है। इसे प्रदर्शित करने के लिए बहुत सारे अनुपातों का इस्तेमाल किया जाता है और साधारणतः इन अनुपातों का जो परिकलन है ऊर्जा प्रवाह के पथों में भिन्न भिन्न स्थानों पर ऊर्जा के निर्गत से निवेश करता है। ठीक है, और दक्षता को प्रदर्शित में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे पारिस्थितिकी एफिशिएंसी यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी अपॉन इक्वल टू पोषण स्तर में जैव भार उत्पादन में प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन पूर्व पोषण स्तर में जैव भार उत्पादन में प्रयुक्त ऊर्जा इंटू 100। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है यहाँ पर चीज़ें। और यहाँ पर मतलब कि वही कि जैसे इसमें दिया ना कि अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जैव भार में कैसे परिवर्तित करते हैं, इत्यादि चीज़ें यहाँ पर वही सब चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है आपके, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं यहाँ पर आपको दी गई। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है पहले हम उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो समझेंगे तभी आप दूसरी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है कि हम सभी प्रकार के जीवित प्राणियों को पाते हैं जिनकी गतिविधि और जीवन एक निवास स्थान के भीतर स्थापित होता है जो पानी से आच्छादित है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह का लगभग 70% कवर करते हैं और इसके महत्व का जो अर्थ है कि मानव इन पारिस्थितिकी तंत्रों पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होता है, निर्भर करेगा। इसलिए हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र उनकी विशेषताओं के महत्व के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर उनकी कुछ विशेषताएं दी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि मरीन इकोसिस्टम की बात की गई है। तो पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, पानी होता है। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जानवर, वनस्पति, अन्य जीवों से बना है जो पानी में रहते हैं।
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मीठे पानी और खारे पानी दोनों के होते हैं। अगर हम ताजे पानी की फ्रेश वाटर की बात करें तो झीलें हो गया, जलधाराएं, नदियाँ, लैगून, ये सब होते हैं। और खारे पानी में समुद्र इत्यादि आते हैं। तो इन सभी आवासों में जहाँ जीवन रखा जाता है, ताजे पानी या खारे पानी के साथ एक सहजीवन होता है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र आपका माना जाता है। ठीक है। अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, इसके बाद मरीन इकोसिस्टम और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र। तो आप देखेंगे जो समुद्री मरीन इकोसिस्टम में आप क्या देखेंगे कि समुद्री वातावरण नमकीन पानी वाले क्षेत्र से बना होता है, जिसमें हम समुद्र तल, दलदल आदि बातें हैं। वे किसी भी मीठे पानी के स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में जीवन के विकास में बेहद स्थिर होते हैं। यह महासागर में है जहाँ जीवन उत्पन्न हुआ था और आज भी ये मनुष्य के लिए पूरी तरह से अज्ञात स्थान है। मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो मीठे पानी का जो वातावरण है वो सभी प्रकार की प्रजातियों की महान बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्रों में बना है और इस क्षेत्र को झीलों, दलदल, नदियाँ आदि के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और इसी के लिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखिए लॉटिक वाटर की बात करें, सरित जो जल है प्रणाली में ताजे पानी की धाराएं, झरने इत्यादि शामिल हैं, ये हमने देख लिया है। और इसके बाद समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में कहता है कि पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा जो महासागरों से घिरा हुआ है। और ज्वारनद जो है वो ज्वारनद वह स्थान है जहाँ नदी और समुद्र का जल मिलता है, उसको हम एस्चुरीज कहते हैं। ठीक है। और जो आपके एस्चुरीज हैं, ठीक है, एस्चुरीज में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एस्चुरीज बेस्ड रिवर माउंट एंड द टाइडल मेशर्स फ्रॉम द estuaries और in estuaries fresh water from rivers meet ocean water two are mixed by action of tides। ठीक है। यही चीज़ें हैं कि इसमें जैसे जो दोनों के मिलने पर ज्वारनद मुख्य नदी क्या होती है, समुद्र से दोनों से ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र होते हैं जहाँ नदी और समुद्र का जल मिलता है। अब ज्वारनद मुख्य के अगर हम उदाहरण देखें तो ये एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे तटीय कड़ी हो गया, लेगून हो गया, डेल्टा हो गया। आप देखेंगे कि जो जैव मंडल है ना, वायोस्फीयर क्या होता है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन मौजूद हो सकता है, जैसे वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। ये ध्रुवों पर अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट होता है। कभी कभी कवक और बैक्टीरिया के बीजाणु होते हैं, लेकिन केवल एक निष्क्रिय रूप में होते हैं यहाँ पर। ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब कि घास भूमि के पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो घास परितंत्र में क्या होता है, वृक्षहीन शाकीय पौधों के आवरण रहते हैं। ठीक है। आप कहते हैं कि इसमें जो है जो कि विस्तृत प्रकार की घास प्रजाति द्वारा प्रभावी रहते हैं और घास के साथ कई प्रकार के तृणेतर यानी कि द्विबीजपत्री जाति भी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। खासकर आप देखते हैं जो नाइट्रोजन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे विस्तृत प्रेरी उत्तर अमेरिका में, स्टेपी यूक्रेन और दक्षिण पश्चिमी रूस में पाई जाती है। ज़्यादातर जो घास स्थलीय क्षेत्र है वो कम वार्षिक वर्षा वाले होते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि 15 से 17 सेंटीमीटर जो है आपकी जो है 25 से 75 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है और वाष्पीकरण की जो दर है वो उच्च होने के कारण भूमि यहाँ पर शुष्क रह जाती है। ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिए। घास स्थल में वर्षा इतनी कम होती है कि वनों को विकसित होने में सहायता नहीं मिल पाती है, जबकि ये वर्षा मरुस्थल से काफ़ी ज़्यादा होती है इसके बावजूद भी। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि जो आप देखें घास स्थल की जो प्राथमिक उत्पादकता है वर्षा की मात्रा से सीधे संबंधित रहती है। तो घास स्थल संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण क्या है, उसकी जड़ प्रणाली जो कि मृदा के तल से बहुत अधिक शाखित रहती है। ठीक है। आप देखेंगे प्राथमिक उत्पादकता की तुलना में जड़ों की जो भागीदारी है उसमें ज़्यादा होती है और जो कि कुल उत्पादकता की 75 से 85% तक ही होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आप देखेंगे कि घास स्थल परितंत्र को यहाँ पर भारत के लिए पहले हम इसको समझते हैं, घास स्थल परितंत्र को सवाना परितंत्र भी कहा जाता है। आपने कई जगह सवाना परितंत्र के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो कुछ पर्यावरणविद इसे अलग परितंत्र के रूप में भी जानते हैं। सवाना शब्द का तात्पर्य होता है एक पूर्ण विकसित घास आवरण के लिए होता है, जिसमें बिखरी हुई झाड़ियाँ या छोटे वृक्ष भी होते हैं और घास के मैदान धरातल का लगभग 20% भाग घेरे हुए होते हैं। आप देखेंगे कि उष्ण और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन घास के मैदान विश्व के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, यूरेशिया में स्टेपीज, अफ्रीका में इसको सवाना कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और हंगरी में इसको पोस्टाज और ब्राज़ील में कंपोज कहते हैं घास के मैदान को। क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि भारत में जो पश्चिमी राजस्थान है उसके कुछ स्टेपी की रचना के अनुकूल वहाँ पर पाया गया है और जहाँ की जलवायु जो है पूरे साल 10 से 11 महीने के लिए अर्धशुष्क रहती है। ठीक है। 10 से 11 महीने के लिए ड्राई सीजन रहता है वहाँ पर
और औसतन वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। ये मैदान रेतीली और खारे मिट्टी के बड़े क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी हमेशा कैसी होती है, एक्सपोज्ड होती है, खुली हुई होती है और कभी कभी चट्टानी भी होती है, ठीक है, लेकिन अक्सर रेतीली होती है जिसमें स्थिर और इसमें फिक्स्ड या मोवल सैंड ड्यून्स जो है वो पाए जाते हैं। इन मैदानों में आप देखेंगे फॉरेस्ट जो होता है, शुष्क घास केवल संक्षिप्त आर्द्र मौसम में ह्यूमिड सीजन के दौरान पाई जाती है और घास की जो परत है वो विरल होती है और मुख्य रूप से वार्षिक घास प्रजातियों में शामिल होती है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, डिफरेंस है आपके सवाना स्टेपीज़ में। मेजर डिफरेंस है कि आर्द्र मौसम के आप देखेंगे कि सवाना स्टेपीज़ के बीच एक बड़ा डिफरेंस है कि सवाना में फोरेज है यानी कि शुष्क घास जो भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो न केवल आर्द्र मौसम के दौरान बढ़ती रहती है बल्कि शुष्क मौसम में भी छोटी मोटी मात्रा में बढ़ जाती है। जबकि स्टेपीज़ के संदर्भ में देखेंगे कि वेट सीजन के दौरान ही सभी प्रकार की शुष्क घास यहाँ पर उपलब्ध होती हैं, बाकी के मौसम में नहीं, ठीक है। स्टेपीज़ और सवाना के बीच अगर हम कुछ जोग्राफिकल कंडीशन देखें तो ये भी होता है कि सवाना स्टेपी की तुलना में भूमध्य रेखा के समीप पाए जाते हैं और इस प्रकार से ये मैदान जो है स्टेपी से अधिक गर्म होते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद आप देखेंगे जैसे स्टेपीज़ की अगर मैं बात करूँ, वर्षा वन में क्या होता है कि देखिए इसमें क्या है, देखिए वर्षा वन के करीब होने के कारण जो सवाना मैदानों में क्या होता है, दो प्रमुख मौसम होते हैं। एक गर्म होता है जो भीषण गर्मी पड़ती है, थोड़ा ठंड, यहाँ पर शीत ऋतु शुष्क होती है। इसके विपरीत आप देखते हैं जो स्टेपी होता है जो भूमध्य रेखा से दूर है, छाया वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके कारण वहाँ पर पूरे वर्ष भर प्रशस्त रूप से वहाँ पर जो है घास रहती है, ठीक है। यही सब चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं और कहते हैं कि मध्यम ऊंचाई वाले जो पौधे हैं ऐसी शुष्क परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैं जहाँ पर भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण वहाँ पर अधिक ठंड की स्थिति होना भी स्वाभाविक है और कुछ उत्तरी स्टेपी में बारिश के बजाय बर्फ गिरना भी स्वाभाविक माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्टिविटी दिया है, यहाँ पर हम थोड़ी एक दो चीज़ें और समझेंगे। आप देखेंगे कि भारत के घास के मैदानों में क्या होता है कि कहते हैं कि घास के मैदान जो पारिस्थितिकी अनुक्रम का एक मध्यवर्ती चरण होते हैं आपका इसमें, ठीक है, मध्यवर्ती चरण है और उन सभी अक्षांशों और उन्नतांशों के भूभाग को घेरे रहते हैं जहाँ पर मृदा संबंधी और जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ वृक्षों की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। जैसे अंटार्कटिका इसका अपवाद है जहाँ घास परितंत्र अनुपस्थित रहता है, ठीक है। अब भारत में घास के मैदान ग्रामीण चारागाहों के रूप में और देश के पश्चिमी भागों के शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत कई चारागाहों में अल्पाइन हिमालय में भी पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में घास के मैदान फलीदार पौधे, सूरजमुखी वर्ग के सदस्य पादपों और शाकीय पौधों के विभिन्न किस्मों को सहारा भी देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पे, यानी कि उत्पादकता क्या होता है। अब हम उत्पादकता को समझेंगे। देखिए प्रोडक्टिविटी क्या है, आपकी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि किसी क्षेत्र में स्वपोषित जो प्राथमिक उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे द्वारा इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की जो मात्रा है उसको हम इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा जैविक पदार्थों या ऊर्जा की जो प्रोडक्शन है उसको प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। इस तरह हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला, प्राथमिक उत्पादक को सुलभ होने वाले सौर ऊर्जा की मात्रा, और दूसरा हरे पेड़ पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की क्षमता, यानी कि आहार में उनको बदलने की क्षमता। तो प्राथमिक उत्पादकता का जो मापन है वो दो रूप से किया जाता है। जैसे सकल प्राथमिक उत्पादन यानी कि जीपीपी जिनको हम कहते हैं, ठीक है, जीपीपी, और एनपीपी आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होता है। तो आपका अगर जीपीपी हम पढ़ें तो आपका एनपीपी तो हम समझेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे आपका जीपीपी जो प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधे उनके द्वारा आत्मसात की गई ऊर्जा को सकल प्राथमिक उत्पादन यानी कि जीपीपी कहते हैं। और पोषण स्तर पर एक में श्वसन के द्वारा खर्च के बाद संचित सकल ऊर्जा को हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादन की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसको किस तरह से लिखते हैं हम, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर एनपीपी इज इक्वल टू यहाँ पर सकल प्राथमिक उत्पादन यानी कि जीपीपी माइनस आपका क्या होगा, ये श्वसन द्वारा नष्ट की गई ऊर्जा होगी। क्लियर है, यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं। और कहते हैं कि जो एनपीपी है वो विश्व की औसत जो एनपीपी है 320 ग्राम्स प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। और जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन और दलदली क्षेत्रों और एस्चुरी में विश्व की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 2000 ग्राम पर ईयर पाई जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर वही मेंशन की गई हैं। और
प्राथमिक उत्पादक एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करता है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता, पादपों की क्रमशः संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करता है, इसलिए ये विभिन्न प्रकार के परितंत्रों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, संपूर्ण जीवमंडल की जो वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार है वो कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपघटन की बात करें, डिकम्पोजिशन क्या होता है आपका, डिकम्पोजिशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपने जैसे सुना होगा, ठीक है, कह रहे हैं यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवॉर्म बीइंग रेफर्ड टू एज फार्मर्स फ्रेंड। जैसे केचुए को क्या कहते हैं, किसानों का मित्र के रूप में माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ खंडन करने के साथ साथ भूमि को थोड़ा भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। उसी प्रकार से जो अपघटक हैं वो जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इसके पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को हम अपघटन कहते हैं। और पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल, मृत अवशेषों मल आदि क्या होते हैं, डेट्राइट्स बनाते हैं, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। तो डिकम्पोजर्स की जो प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण चरण क्या है, खंडन, अपचयन और ह्यूमस भवन यानी ह्यूमस बनाना और खनिजी भवन इत्यादि जो है इसमें बनाना होता है। ठीक है, इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया और कवक वगैरह जो है वो आपके डिकम्पोजर्स अपघटक में आते हैं। ठीक है, ये पोषण के लिए क्या करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ या फिर डिट्रूट्स पर निर्भर करते हैं। और उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि ये अपने शरीर से मृत या मृतप्राय पौधों या पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। इन मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से सामान्य कार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन होता है, जिसका अपघटकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर यही सब चीज़ें की गई हैं। इसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर अपरदाहारी जो है यानी कि डिट्रीटोवर्स जो है, यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना है। जैसे कहते हैं कि केचुए वगैरह जो है वो अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित करते हैं और इस प्रकार जो है इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। और देखेंगे जो बैक्टीरियल है वो एक कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को हम अपचय कहते हैं। हमें समझना ज़रूरी होगा यहाँ पर कि जो महत्वपूर्ण है कि जो अपघटन की समस्त प्रक्रिया है वो अपरद द्वारा समानांतर रूप से लगातार चलती रहती है। ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। और ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल सहित तत्व का निर्माण होता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। क्लियर है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया के द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं। अपघटन आपकी क्या है, एक प्रक्रिया है जिसको हमने ऊपर पढ़ा था। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अपघटन की जो दर है वो जलवायुवीय घटकों और अपरदन के कारण रासायनिक संगठनों के द्वारा निर्धारित होती है। ताप और मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायुवीय घटक है जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। गर्म और आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है, जबकि निम्न ताप और अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडारण यहाँ पर जमा होने लगता है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन की बात कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कुछ एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की यहाँ पर एक आपको पिक्चर पेश किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने भी पॉलिटी, इसके बाद फिजिक्स और इन सब चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है, तो उनको अच्छे से रिवाइज़ करते रहिएगा। अगर कोई चीज़ आपको पूछे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसे ठीक है, इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना लाइक और शेयर और कमेंट के द्वारा हमें अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। इसी के साथ साथ आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पढ़ाई निरंतर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।